हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 10th एंड 11th ऑफ जून। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी इंप्रूवमेंट आपको बताना है या इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री क्विज चैनल भी है, जिसका लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो उस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना। उस लिंक से उसमें डेली क्विजेज आती हैं, तो डेली क्विज को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें डेली एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो आपको ज़रूर करने हैं, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो सके जब आप एग्जाम में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th और 11th जून के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आते हैं GS2 की न्यूज़। अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है चाइना और कंबोडिया से लेके कि चाइना जो है वो कंबोडिया में एक पोर्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस का नाम आने जा रहा है रियाम नेवल बेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये रियाम नेवल बेस है ये कहाँ पे है, तो ये कंबोडिया में है। तो चाइना का कहना यह है कि एक्सपेंशन ऑफ द रियाम नेवल बेस एज कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड कंबोडिया। तो रियाम नेवल बेस जो कि कंबोडिया में सिचुएटेड है उसको अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो रियाम फेसेस द गल्फ ऑफ थाईलैंड एडजेसेंट टू द साउथ चाइना सी। तो रियाम जो है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड को फेस करता है, जो कि एडजेसेंट है साउथ चाइना सी से, जहाँ पे चाइना एग्रेसिवली असर्ट करता है अपने क्लेम टू वर्चुअली द एंटायर स्ट्रेटजिक वाटरवे। चाइना का बार बार से ये कहना है कि साउथ चाइना सी पे जो 9 डैश लाइन है वो उसका पूरा जो साउथ चाइना सी है वो चाइना को बिलोंग करता है, जो कि सरासर अपने आप में गलत है। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ, अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट कर पाएँ, तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है और फुल प्रिपरेशन बैच भी चल रहा है। तो इन केस जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और वियतनाम के ऊपर बात आ रही है कि इंडिया और वियतनाम ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन होता है ये। तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिस टाइम पे या जिस तरह से अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ साइन किया है तो दोनों कंट्री की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, या जहाँ पे हम बात करें जो नेवीज़ हैं, अगर वो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं तो वहाँ पे वो एक नेवी जो एक देश की जो नेवी है वो दूसरे देश में जाके डॉक कर सकती है अपने शिप्स को, या अपने शिप्स को वहाँ पे लैंड करवा सकती है, जिससे कि रिफ्यूलिंग करवाई जा सके या और भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं उस स्टेशन पे वो करवाई जा सके। तो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज़ फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल। तो बेसिकली फ्यूल की बहुत ज़रूरत होती है। मान लेते हैं एक प्लेन इंडिया से उड़कर अगर उसको पैसिफिक ओशन के किसी आइलैंड में जाना है और रास्ते में उसको पता है कि वो एक सिंगल फ्लाइट में इतना उसके पास तेल नहीं है उस प्लेन के अंदर कि वो सिंगल फ्लाइट में वहाँ पे चला जाएगा, तो बीच में हो सकता है जब वो इंडिया से उड़े तो इंडिया से उड़ने के बाद वो वियतनाम एक बार लैंड कर जाए, वियतनाम से वापस फ्यूल करे, जो मिलिट्री बेस होगा वहाँ पे या नेवल जो एयरफोर्स का बेस होगा या नेवल बेस होगा वहाँ से वापस रिफ्यूल करे और वापस से वो आगे पैसिफिक ओशन में जा सके। तो प्रोविजंस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट सिंप्लीफाइंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड इंक्रीजिंग ऑपरेशनल टर्न अराउंड ऑफ द मिलिट्री। तो इंडिया है साइन सेवरल, इंडिया ने कई सारे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। जितने भी क्वाड कंट्रीज़ हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी के साथ उसने साइन किया हुआ है। फ्रांस के साथ साइन किया है, सिंगापुर, साउथ कोरिया, और सबसे पहले जो लिमोआ साइन किया गया था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको लिमोआ कहते हैं शॉर्ट में, सबसे पहले यूएस के साथ उन्होंने साइन किया था 2016 में। तो इंडिया एंड वियतनाम शेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिंस 2016। तो 2016 से इंडिया और वियतनाम की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और डिफेंस कोऑपरेशन इज़ अ की पिलर ऑफ दिस पार्टनरशिप। और जो डिफेंस कोऑपरेशन है यानी कि डिफेंस सेक्टर में, सुरक्षा के क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है वो की पिलर है इस पार्टनरशिप का, इंडिया और वियतनाम का। वियतनाम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है वियतनाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले एक लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आपको ये बताना है कि ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च की थी। तो आपको ये बताना है कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी को बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब बना दिया गया। इन दोनों सवाल के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। नेक्स्ट आता है NHAI's रोड लेइंग फीट एंटर्स गिनीज। और देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगातार 75 किलोमीटर्स लंबी सड़क बनाई है सिंगल लेन पे, और इसीलिए उसका नाम गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसमें उसका नाम एंटर हो गया है। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूसली लेड बिटुमिन लेन ऑफ 75 किलोमीटर सिंगल लेन। देखिए लेड बिटुमिन लेन है, 75 किलोमीटर की सिंगल लेन है, 105 घंटे और 33 मिनट के अंदर बिछाई है नेशनल हाईवे पे बिटवीन अमरावती एंड अकोला डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसको बिछाया गया है।
इससे पहले जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करता था लार्जेस्ट कॉन्टीन्यूसली लेड बिटुमिन का, वो 25 किलोमीटर की सड़क बिछाई गई थी कतर में, उस कतर की राजधानी दोहा में, और ये 2019 में किया गया था 10 दिन के अंदर। देखिए यहाँ पे ये 10 दिन के अंदर किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ये 105 घंटे में किया गया है, यानी कि आप मान सकते हैं करीब करीब 4.5 दिन में, यानी कि 4 दिन से ऊपर की अगर हम बात करें। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स शेड्यूल फॉर 18 जुलाई। अब देखिए भारत में प्रेसिडेंट के पोल होने वाले हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले 2017 में रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए थे। अब श्री रामनाथ कोविंद के बाद अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाने हैं भारत के। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म एंड ऑन 24 जुलाई, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट और गवर्नर की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे कोई भी इंटररेगनम नहीं हो सकता, यानी कि वहाँ पे विदाउट इंटररेगनम ये पोस्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक भी दिन वो पोस्ट खाली नहीं रह सकती। अगर 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो 24 जुलाई को ही वो अपना जो पदभार है वो किसी दूसरे पर्सन को दे देंगे, यानी कि एक भी दिन वो पोस्ट खाली नहीं रहेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कर सकती है कि जितने भी पोस्ट हैं, सरकारी पोस्ट जितने भी हैं, किसी भी पोस्ट पे इंटररेगनम जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे इंटररेगनम नहीं आना चाहिए। यानी कि जिस दिन अगर कोई ऑफिसर, अगर हम किसी आईएएस ऑफिसर की बात करें, अगर किसी पोस्ट से आईएएस ऑफिसर रिटायर होता है तो अगले दिन उस पर कोई और नियुक्त हो जाना चाहिए, या किसी भी सरकारी ऑफिस में करें तो जो फैसिलिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर पोस्ट को दी गई है, क्या वो फैसिलिटी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में दी जा सकती है, इसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। तो अनाउंसिंग द शेड्यूल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना ये है कि द नोटिफिकेशन वुड बी इशूड ऑन 15 जून, की नोटिफिकेशन 15 जून को रिलीज़ किया जाएगा, और जो आखिरी डेट है नॉमिनेशन की वो 29 जून होगी। इलेक्टोरल कॉलेज जो है पोल का, उसके अंदर 4809 मेंबर्स होंगे जो वोट देंगे, इसमें से 233 मेंबर राज्यसभा के हैं, 543 मेंबर्स लोकसभा के हैं, और 4033 MLAs हैं असेंबलीज और स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, वो भी तो उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, तो अब उसके जो MLAs हैं वो अब नहीं रहे हैं। तो यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर के जो MLAs हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे रीजन के जो MLAs हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो टोटल वैल्यू है वोट की वो 10,86,431 है, जिसमें से कि MPs की 5,43,200 है, यानी कि 700 वोट हर पर्सन के पास आती है। सभी जितने भी MPs हैं और जितने MLAs हैं, सभी की MLAs की मिला के जो वोट की वैल्यू है वो 5,43,231 है। और ये जो वोटिंग की वैल्यू है ये 1971 का सेंसस जो 2026 तक के इलेक्शंस के लिए फ्रीज किया हुआ है तब तक के लिए। ईच कैंडिडेट वुड रिक्वायर 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब अगर किसी पर्सन को अपने आप को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट करवाना है तो उसके लिए 50 इलेक्टर्स होने चाहिए और फिर 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, तो जो उसके नाम को प्रपोज करेंगे। द पोलिंग वुड बी कैरिड आउट इन द पार्लियामेंट हाउस फॉर MPs एंड एट द रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज फॉर MLAs। तो पार्लियामेंट हाउस में होगा MPs के लिए और हर स्टेट की असेंबली में होगा MLAs के लिए, और राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होगा उसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाएगा। इलेक्टर्स वुड कास्ट देयर बैलेट्स यूजिंग द पेन, वो पेन जो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा उसी से इलेक्टर्स वोट देंगे। 2017 में मिस्टर कोविंद ने 7 लाख से ज़्यादा वोट जीते थे, और उनके जो अगेंस्ट में जो उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, वे खड़ी हुई थी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, लेकिन वे हार गई थी और रामनाथ कोविंद जीत गए थे। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है कि फर्स्ट लॉट ऑफ चीताज टू बी ब्रॉट टू इंडिया। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की न्यूज़ है कि चीता जो भारत में हुआ करते थे 1950s के दौरान पे, जिस टाइम पे उनको एक्सटेंड करवा दिया गया भारत में से, यानी कि उनका शिकार करके जिस टाइम पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे उन्होंने उनको मारकर उनको एक्सटेंड कर दिया भारत से। तो अब ये कवायद लगाई जा रही है, अब ये शुरुआत की जा रही है कि नामीबिया से या साउथ अफ्रीका से या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी भी देश से चीतास को भारत में रीइंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो अब उसके लिए लोकेशन भी डिसाइड की जा रही है कि उसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये 2018 से चल रहा है सिलसिला, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा है। 2018 से डेली न्यूज़ में ये आता है कि कुछ समय के बाद परसिस्टेंटली ये न्यूज़ में आ रहा है कि चीतास को भारत में रीलोकेट करवाया जाएगा, लेकिन वो कब करवाया जाएगा उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है। द फर्स्ट बैच ऑफ चीताज आर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इंडियाज़ कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन MP। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीता को कहाँ लाए जाएंगे, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाए जाएंगे, जो कि MP की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दीज एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो गए थे भारत में 1950s में आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम नामीबिया या फिर साउथ अफ्रीका से उसको लाया जाएगा। नेक्स्ट आता है एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री टू हैव एन ओवरसाइट बॉडी।
तो बहुत ही लॉन्ग टाइम से एक डिमांड उठ रही थी कि जो एयर स्पोर्ट्स होते हैं आजकल, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, चाहे आप उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश जाएं या नैनीताल जाएं या किसी भी जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे आजकल जो पैराग्लाइडिंग और इस तरह करके जितने भी एयर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा या उसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा या जवाबदेही किसकी होगी। तो अब तक इसके लिए कोई भी एक बॉडी नहीं हुआ करती थी। तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये एक कदम उठाया है, उड्डयन मंत्रालय ने, कि एयर स्पोर्ट्स के ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होगी जो ये ध्यान रखेगी कि पूरे भारत में जो एयर स्पोर्ट्स हो रहे हैं ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा हों, कि जो भी कोई पर्सन है, ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन लोकली अपने यहाँ पे एयर स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दे और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। तो मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन अनवील्स नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो उन्होंने एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को अनवील किया है। तो पहली बार भारत में एयर स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया या हॉट एयर बैलूनिंग हो गया, विल कम अंडर अ 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो यानी कि एक 4 टायर में गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है विद द एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एज द एपेक्स बॉडी। तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसके नीचे फिर दूसरी बॉडीज़ रहेंगी, यानी कि नेशनल लेवल की हो गई, उसके बाद फिर स्टेट लेवल की होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी और फिर लोकल लेवल की होगी। तो ये काम क्या करेगी, रेगुलेशन का काम करेगी, सर्टिफिकेशन का काम करेगी, और एक्सीडेंट और पेनल्टीज़ अगर जो भी होंगे, अगर इन केस एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसकी भरपाई करनी है या पेनल्टीज़ देने हैं, तो उन सब का जो काम करेगी वो ASFI करेगी, यानी कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगी। द एयर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन द कंट्री वॉज टुडे वर्थ ₹80 to 100 करोड़। जो एयर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है भारत में, माना जा रहा है ये 80 से 100 करोड़ रुपए की है, जिसमें 5000 प्रोवाइडर्स हैं, और जो माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 10 गुना से बढ़ जाएगा रेवेन्यू में, एंड यील्ड 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स अपार्ट फ्रॉम अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें करीब 1 लाख नई जॉब्स निकल के आएंगी इस सेक्टर में। द पॉलिसी लेज डाउन अ 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ लिया कि 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर ASFI है, उसके बाद फिर आपका रीजनल लेवल पे आती हैं, नेशनल लेवल पे आएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी, तो ऐसे करके सभी लेवल्स पे आ जाएगी, यानी कि बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसकी गवर्नेंस होगी। द ASFI विल बी एन ऑटोनोमस बॉडी, अपना में एक ऑटोनोमस बॉडी होगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत, विच विल रिप्रेजेंट इंडिया एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी, जहाँ पे भी एयर स्पोर्ट्स की बात की जाएगी, उसको ग्लोबली रिप्रेजेंट करवाने के लिए यही बॉडी जिम्मेदार होगी, विच विल रिप्रेजेंट इंडिया एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड टू एयर स्पोर्ट्स सच एज द वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन, एंड विल ऑल्सो कंडक्ट कॉम्पिटिशन्स अक्रॉस द कंट्री। The ASFI will provide governance over different aspects जैसे कि रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन अवार्ड्स, पेनल्टीज़, एंड विल पब्लिश इट्स ड्राफ्ट गाइडलाइंस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो कहा जा रहा है कि वो अपनी गाइडलाइंस को 6 महीनों में पब्लिश कर देगा। इसको चेयर किया जाएगा सेक्रेटरी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, एंड हु विल नॉमिनेट अप टू 3 एमिनेंट मेंबर्स, और जो 3 मेंबर्स तक को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे और ASFI के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको चेयर कौन करेगा ASFI को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो सेक्रेटरी होगा, यानी कि जो उसका सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होगा, वो उसको हेड करेंगे। स्पोर्ट्स दैट विल कम अंडर विद इन इट्स एम्बिट आर एरो मॉडलिंग। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो एरो मॉडलिंग आता है, मॉडल रॉकेटरी है, एमेच्योर बिल्ट है और एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, फिर बैलूनिंग है, ड्रोन्स है, ग्लाइडिंग, पावर्ड ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पैरामोटरिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड रोटोक्राफ्ट। तो ऐसे करके जितने भी आजकल नए नए स्पोर्ट्स आ रहे हैं जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे किए जा रहे हैं, तो उन सब के लिए एक गवर्नेंस की ओवरसाइट बॉडी बनाई जा रही है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट से ही न्यूज़ आती है कि जॉइंट काउंट ऑफ एलिफेंट एंड बिग कैट्स। तो यानी कि हाथियों की और जो बड़ी बिल्लियाँ यहाँ पे मतलब क्या हुआ, बिग कैट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि जो टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, तो उनके लिए एक जॉइंट काउंटिंग की जा रही है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, विल फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल में प्रेजेंट करने जा रही है कि यूनिफाइड काउंट ऑफ द टाइगर, लेपर्ड एंड एलिफेंट। तो टाइगर के लिए, टाइगर और लेपर्ड यानी कि तेंदुओं के लिए, और हाथी के लिए जो उनकी जो पॉपुलेशंस हैं देश के अंदर, उसको एक यूनिफाइड रूप में पेश करने जा रही है। तो टाइगर सर्वे इज़ यूजुअली हेल्ड वंस इन 4 years। टाइगर सर्वे हर 4 साल में होता है, और एलिफेंट्स का जो सर्वे होता है वो हर 5 साल में होता है। तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट 2018-19 सर्वे, तो अगर हम देखें तो 2967 टाइगर्स हैं भारत में, और 2017 में 29964 एलिफेंट्स हैं, यानी करीब करीब 30,000 एलिफेंट्स हैं और 3,000 के आसपास टाइगर्स हैं। तो एलिफेंट नंबर्स को एस्टिमेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिफेंट नंबर्स और टाइगर नंबर्स कैसे पता करते हैं,
एलिफेंट नंबर्स को एस्टिमेट किया जाता है स्टेट्स के बेसिस पे और उनके डीएनए एनालिसिस करके। और डीएनए एनालिसिस किस चीज़ का किया जाता है? उनके डंग का किया जाता है, डंग ड्रॉपिंग्स का, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो अपनाई जाती हैं। डंग ड्रॉपिंग्स क्या मतलब, जो वो डंग उनका निकलता है तो उसका डीएनए टेस्ट करके पता करते हैं कि ये किस किस हाथी का है। और टाइगर्स को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो कैमरा ट्रैप लगाते हैं, यानी कैमरे से उनकी फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद जो उनकी स्ट्राइप्स के पैटर्न्स हैं उन चीज़ के ऊपर एक डिटेल स्टडी होती है उनके स्ट्राइप्स के पैटर्न्स पे, यानी कि जो उनकी धारियाँ होती हैं टाइगर्स की। तो उसके बाद उस पर जब पैटर्न पे स्टडी होती है उसके बाद हम टाइगर्स की जो गिनती है उसको कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी से न्यूज़ है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है 2022-23 का, उसकी जीडीपी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है उसको 7.5% पे लिया है। तो वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, उसके हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है जीडीपी की वो 7.5% रहने की उम्मीद है, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ आरबीआई ने भी इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो रेपो रेट है, यानी कि जो एक बेंचमार्क रेट होता है जिस पे आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को, उसको बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.5% से। तो एमपीसी इंक्रीजेज रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.5% से बढ़ा दिया गया है। और इसको 6.7% करने की उम्मीद है कि जो इन्फ्लेशन है जो 6.7% तक पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो अगर हम हिसाब देखें, शूटिंग अप अगर हम देखें तो किस तरह से जो रेपो रेट है वो किस तरह से रहा है पिछले कुछ सालों में, तो जून 2017 में देखें तो जून 2017 में 6.25% हुआ करता था रेपो रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या आरबीआई के द्वारा भारत में। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम देखें तो उसके बाद कुछ टाइम पे बढ़ा और फिर जनवरी 2020 के बाद फिर ये कांस्टेंट हो गया और बहुत लंबे समय करके 1.5-2 साल तक फिर ये कांस्टेंट चला है 4% पे। तो आफ्टर रिमेनिंग फ्लैट एट 4% फ्रॉम मई 2020 से लेके अप्रैल 2022, यानी कि करीब करीब 2 साल तक जो आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है वो करीब करीब कांस्टेंट रहा 4% पे। तो अब उसको बढ़ाने की कवायद की जा रही है, जिससे उसको अगर हम बढ़ा देंगे रेपो रेट को तो इसके वजह से सभी बैंक्स जो लोन देंगे लोगों को वो भी महंगा हो जाएगा, यानी कि बाज़ार में पैसा कम आएगा। अगर बाज़ार में पैसा कम आएगा यानी कि लिक्विड मनी कम आएगी, नोट्स कम आएंगे, तो इसके वजह से इन्फ्लेशन पे भी काबू पाया जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने वोट किया है यूनानिमसली, यानी कि एक साथ मिलके, कि रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 4.90% कर दिया जाए। इससे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, अप्रैल मई के शुरुआत में हमने देखा था कि रेपो रेट को बढ़ाकर 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया था, यानी कि उसको 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया था। अब 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर उसको 4.9% कर दिया गया है। रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस एंड द टोल इट टेक्स ऑन यंग चिल्ड्रन। तो अभी एक नया वायरस आ रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप देखें या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से अगर हम देखें तो साइंस रिलेटेड न्यूज़ आती है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एट्रीब्यूटेबल टू रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, वो ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर मोर देन 1 लाख डेथ्स इन चिल्ड्रन अंडर 5। तो 5 साल से कम के बच्चों में 1 लाख से ज़्यादा डेथ जो है 2019 में इसके वजह से हुई है। ये एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है या मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है जनरेशन्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है, और इसमें हम हिस्ट्री से समझेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग जनरेशन्स हैं, जैसे हम आज के टाइम पे कहते हैं कि हम 4G यूज़ कर रहे हैं या 5G टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है या आ रही है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक का सफ़र कैसा है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो फ्रॉम जनरेशन 1 यानी कि 1G टू द 5th, ईच जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी हैज़ सॉट टू चेंज फॉर द बेटर द वे ह्यूमन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि इंसान एक दूसरे से किस तरह से बेटर वे में इंटरेक्ट कर पाएगा। तो उसके लिए अलग अलग जनरेशन्स का, हर जनरेशन ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त की है। तो अगर हम देखें फ्रॉम 1G टू 2G द बिग जंप, तो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में काफ़ी जंप आया है। सेकंड जनरेशन 2G फोन्स, जो भी 1990s के जो भी पीपल हैं, जो भी 1990s में बॉर्न हुए हैं, उन सब लोगों ने ज़्यादातर 2G का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि 2G सब ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद बहुत लोगों ने 3G इस्तेमाल किया है, और बहुत लोगों ने, अब जो नए जो किड्स पैदा हो रहे हैं वो अब 4G का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। तो लॉन्च्ड इन द लेट 1970s इन जापान। तो जो 1G इस्तेमाल जो लॉन्च हुआ था सबसे पहले जापान में लॉन्च हुआ था 1970s में। तो 1G वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्ड वॉइस कॉल्स ओनली। तो ये सिर्फ वॉइस कॉल प्रोवाइड किया करता था 1G, बट इट केम विद लो साउंड क्वालिटी, लो कवरेज एंड विदाउट एनी रोमिंग सपोर्ट। तो उस टाइम पे जो वॉइस कॉल्स की जो क्वालिटी हुआ करती थी वो भी कम हुआ करती थी, और उसमें लो साउंड क्वालिटी थी, लो कवरेज एरिया था, और रोमिंग सपोर्ट भी उसमें नहीं हुआ करता था। द मेजर लीप फॉर टेलीकॉम टेक ऑफ दैट
टाइम केम इन 1991। तो 1991 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए एकदम से 1970 से, जब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन चेंज हुई। द एनालॉग सिग्नल्स ऑफ 1G बिकेम कम्प्लीटली डिजिटल इन दी सेकंड जनरेशन। तो जो एनालॉग सिग्नल्स यूज़ हुआ करते थे पहले फर्स्ट जनरेशन में, वो अब बदलकर सेकंड जनरेशन में डिजिटल सिग्नल्स हो गए। Apart from introducing the CDMA and GSM concepts, it allowed users to roam and offer small data services जैसे कि SMS and MMS at a maximum speed of around 50 kbps। तो उस टाइम पे जब 1991 में 1992 में सेकेंड जनरेशन फ़ोन आए, तो सेकेंड जनरेशन जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद से CDMA और GSM कॉन्सेप्ट्स भी आए फ़ोन के, और उसके बाद फिर अलग अलग SMS और MMS जैसी फैसिलिटीज़ भी आने लगी। फिर 3G रिवॉल्यूशन जब आता है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी कैप्ट इट्स डेट विद जनरेशन लीप, और 3G सर्विसेज लॉन्च होती हैं 2001 में। तो इट प्रॉमिस्ड 4 टाइम्स फास्टर डेटा, इसमें बहुत तेज़ डेटा आने लगा, विद एक्सेस टू मोबाइल इंटरनेट भी आने लगा। दिस इज़ द जनरेशन दैट ब्रॉट ईमेल्स, नेविगेशनल मैप्स, वीडियो कॉलिंग, वेब ब्राउजिंग, म्यूजिक टू मोबाइल फ़ोन्स। और यही वो जनरेशन थी जिसके बाद चाहे वो ईमेल हो या मैप्स हो, जिससे कि हम गूगल मैप्स के थ्रू यूज़ करते हैं, वीडियो कॉलिंग हो, वेब ब्राउजिंग हो, म्यूज़िक हो, ये सब चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स में आने लगी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में आप कहते हैं, सेकंड जनरेशन में कह दें, जो मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे, 3G आते आते मोबाइल फ़ोन का यूज़ सिर्फ बात करने के अलावा और बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल वो होने लगे। 4G का अगर हम वर्ल्ड देखें तो इसमें हाई स्पीड मिलेगी, हाई क्वालिटी, हाई कैपेसिटी वॉइस और डेटा सर्विसेज। दैट इज़ द प्रॉमिस दैट 4G, जो कि नेटवर्क मोस्ट ऑफ अस यूज टुडे, ब्रॉट विद इट अराउंड 2010। तो 2010 के दौरान 4G सर्विसेज आने लगी भारत में। तो स्टैंडर्ड 4G केम विथ 5 to 7 टाइम्स फास्टर स्पीड्स दैन 3G। तो जो स्टैंडर्ड 4G था वो 5 से 7 गुना तेज आया 3G सर्विसेज से। कंपेयर टू 3G, अ फोन ऑन अ 4G नेटवर्क गॉट क्विकर रिस्पॉन्स टू इट्स रिक्वेस्ट, यानी कि लेटेंसी रेट बहुत कम है, यानी कि जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। 4G फ़ोन जो हैं बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि 4G नेटवर्क जो है वो बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है। और नेक्स्ट आता है द 5G प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो हेल्ड एज द न्यू फ्रंटियर ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, 5G promises latency, द डिले यूज़र्स फेस। अब जो लेटेंसी का मतलब वही जो मैंने आपको समझाया कि वो जो डिले है जो एक यूज़र फेस करता है ऑफ जस्ट 1 मिलीसेकंड कंपेयर टू 50 मिलीसेकंड्स ऑफ 4G नेटवर्क। तो 4G नेटवर्क का जो लेटेंसी रेट है वो 50 मिलीसेकंड्स का है, जबकि 5G में स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसका लेटेंसी रेट सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीसेकंड का है। तो 5G वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर इज़ बिल्ड टू हैव स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि 5G सर्विसेज के ऊपर हम ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि उसमें स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल करेंगे, रोबोटिक सर्जरीज में इस्तेमाल करेंगे एज रियल यूज़ केसेस। 5G इज़ बीइंग रोल्ड आउट इन मैनी प्लेसेस। 5G कई सारी जगहों पे रोल आउट हो चुका है, जैसे कि साउथ कोरिया में सबसे पहले हुआ था, फिर US में हुआ, फिर कनाडा में हुआ, और अब इंडिया में भी बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में भी 5G को कमर्शियल वे में यूज़ अब किया जाने लगेगा। नेक्स्ट इन्वायरमेंट से न्यूज़ आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इन्वायरमेंटल इंडेक्स की रैंकिंग है उसमें भारत का बहुत ही पीछे स्थान दिया गया है या आखिरी स्थान दिया गया है। हमेशा देखा गया है जब भी ये इन्वायरमेंटल इंडेक्स की रैंकिंग आती है इसमें भारत की पोजीशन को बहुत ही ख़राब दिखाया जाता है। अब भारत का जो मिनिस्ट्री है MOEFCC, वो हमेशा इस इंडेक्स को, इस रैंकिंग को खारिज करता है। तो इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड टू अ रिपोर्ट कॉल्ड द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, जिसने भारत को आखिरी संख्या पर रखा है, 180वें नंबर पर रखा है। ये रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? ये रिपोर्ट को येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ मिलके प्रिपेयर करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ प्रिपेयर करता है, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। और भारत की संख्या को 180 बताई गई है कि पूरे ये 180 देश को ही कवर करता है, और इंडिया का ही आखिरी स्थान दिया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है राइनो री इंट्रोडक्शन अ हिट इन असम रिजर्व। तो राइनो का जो हम री इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, असम के काजीरंगा में बहुत ज़्यादा राइनोज़ हैं। हम चाह रहे थे कि जो दूसरी एक राइनो की एक दूसरी जो रेंज है, दूसरा जो रिज़र्व है, क्योंकि राइनो के लिए भारत में, यानी राइनोसरस के लिए एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह थी भारत में। अगर हम देखें बड़े स्केल पे तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क था। तो खाली एक जगह होना किसी भी एक स्पीशी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर उस पर अटैक किया जाए तो वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं। तो सरकार का कहना ये है कि काजीरंगा के अलावा वो और भी दूसरी सेंचुरीज़ में उनकी पॉपुलेशन बढ़े। द वन हॉर्न राइनोसोरस ऑफ वेस्टर्न असम मानस नेशनल पार्क, जो कि भूटान को बॉर्डर करता है और भूटान के अंदर भी है, आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो ये कहा जा रहा है कि जो 14th असम राइनो एस्टिमेशन सेंसस है उसने ये रिवील किया है कि मानस नेशनल पार्क में जो अगर हम राइनो को रखते हैं तो वहाँ पे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है।
मानस जो कि अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर करीब करीब 1990s के दौरान में 100 रेसिडेंट राइनोज हुआ करते थे, यानी कि 100 राइनोज वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे सारे राइनोज ख़त्म हो गए, चाहे वो पोचिंग के थ्रू हों, चाहे वो नेचुरल डेथ की वजह से हों। राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत, और ये 2006 में स्टार्ट किया गया था। दिस एंटेल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज फ्रॉम काजीरंगा एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो असम की जो काजीरंगा नेशनल पार्क और जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ से राइनोज को ट्रांसफ़र किया जा रहा था किसमें, मानस नेशनल पार्क में, जिससे कि उनको वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आप पढ़ लीजिए। एक तो आता है सबसे पहले खीर भवानी टेम्पल जो है वो कश्मीर वैली के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। मिताली राज जो इंडियन विमेन स्कीपर थी, यानी कि क्रिकेट की टीम की जो कैप्टन थी, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये दुनिया की लीडिंग बैटर थी विमेन क्रिकेट में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है इस टाइम पे भारत के, वो है वी अनंत नागेश्वरम। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये साइन हुई थी कराची में, साइन हुई थी पहली बात। तो कब हुई थी, सितंबर 1960 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे अयूब खान, और इसको वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अफेयर्स थी गाइस, ये अगर आपने कवर नहीं किए तो इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। साथ से बताना चाहूँगा कि UPPCS का भी जो एग्ज़ाम हुआ है 12 जून का, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का जो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट था, या और भी जो कंटेंट है जो हमने कवर किए हैं अलग अलग कोर्सेज़ में, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको विद प्रूफ दिख जाएगा कि वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो हमने जो हमारे कंटेंट से वहाँ पे सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो डू ज्वाइन आवर चैनल। अगर आपको और भी कुछ सपोर्ट चाहिए या आपको कुछ और भी सजेशन देने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।